हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Bismillahirrahmanirrahim. Today in this lecture we are going to discuss about a concerned topic which is mentioned on this slide. Can you see this slide? Can you see this PDF form? यस सर। स्लाइड नहीं लगा। यस सर। मतलब ये वर्ड फाइल आपको नजर आ रही है ना? बस जी जी, इट्स विजिबल। ओके, देन लेट्स मूव अहेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, दैट इज डिस्चार्ज एंड रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड ड्यूरिंग इंक्वायरी एंड देन देयर इज रिमांड ऑफ द केस ऑल्सो। तो उसको एक लिमिट में है ये टॉपिक। लिमिट क्या है इसकी? इंक्वायरी। कि इंक्वायरी के बाद क्या होता है, दिस इज नॉट द टॉपिक। टॉपिक इज व्हाट इज अंटिल इंक्वायरी। तो ये मैंने एक फाइल बनाई है, उसके लिए मैंने ये क्रिएट की है एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज। कोई मुझे बताएगा कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है? इज देयर एनीवन? कोशिश करिए, बोलिएगा, कनेक्ट रहिएगा, और ताकि जो है ना एक कोलाबोरेटिव क्लास बने हमारी। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, तमाम कानून के स्टार्टिंग में इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है। वो क्लॉज जो एक्सप्लेन करे, हमारी सिचुएशन को रिलेट करे और कोई भी सिनेरियो रिजॉल्व करने में हेल्प करे। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब होता है डेफिनेशन क्लॉज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब आप देखोगे ना, तो सेक्शन नंबर 3, ऊपर ऊपर लिखा होगा इंटरप्रिटेशन क्लॉज। उसके नीचे क्या होंगे? टर्म्स लिखे होंगे, टर्म्स की मीनिंग लिखी होंगी। यानी कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या होगा वो स्टार्टिंग में वो लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोमिस का मतलब क्या होगा, एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा, ठीक है, इंडेमनिटी का मतलब क्या होगा। इसी तरह इस फाइल में जो जो टर्म्स यूज हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्लॉज में लिख दिया है कि भाई कॉग्निजेंस का मतलब क्या होगा, कॉम्पिटेंस अगर आगे आ जाए तो कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होगा, डिस्चार्ज का मतलब क्या होगा, इंक्वायरी का मतलब क्या होगा। तो बगैर वक्त को जाया किए हुए हम शुरू करते हैं। कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? कि भाई टेकिंग एन एक्शन। कोर्ट जो है ना, उसके पास जब केस आता है तो वो सबसे पहले कॉग्निजेंस लेती है। कॉग्निजेंस का मतलब है देखना, एक इंक्वायरी करना कि क्या ये ये जो केस है, या इस केस की क्या नौयत है, ये क्या इस केस की वो नेचर है कि इसको आगे टेकअप किया जाए। तो कॉग्निजेंस जो स्टेज है, इट इज द फर्स्ट स्टेज बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो मेनली जो कॉग्निजेंस का काम है वो होता है मजिस्ट्रेट का। जब आप सेक्शन 190 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ोगे, तो 190 क्या कहता है कि तमाम केसेस का कॉग्निजेंस जो है वो मजिस्ट्रेट लेगा। यानी तमाम केसेस सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास आएंगे। और अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि दिस केस इज टू बी ट्राइड, तो फिर जो है ना, अगर मजिस्ट्रेट के पास पावर है उस केस को चलाने की, तो फिर वो हम कहेंगे कि फिर वो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है। इट इज दैट मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट देन टू टेक अप दैट केस। देन अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है उस केस को चलाने के लिए, यानी मजिस्ट्रेट ये तो समझ रहा है कि हाँ भाई ये कॉग्निजेंस तो ली है और ये केस इस नौयत का है कि इसको चलाना चाहिए, कॉग्निजेंस तो हो गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 302 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, कत्ल कत्ले अम्द से जो डील करते हैं, कत्ले अम्द जो है ना, ये जुरिस्डिक्शन नहीं है मजिस्ट्रेट की कि वो केस चलाए। लेकिन कॉग्निजेंस वहां पर भी वो लेगा कि वाकई में कत्ले आमद कमिट हुआ है या नहीं, किस बंदे ने कमिट किया है, चालान जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या बता रहा है। तो फिर क्या करेगा? कॉग्निजेंस लेने के बाद वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास उस केस को ट्रांसफर कर देगा, जो कि सेशंस कोर्ट है। ठीक है, फिर सेशंस कोर्ट की मर्जी कि वो खुद ट्राई करे या एडीजे को दे दे। लेकिन फर्क ये, एक कॉग्निजेंस और दूसरा कॉम्पिटेंस, इन दोनों टर्म्स में एक बड़ा फर्क है। हाँ, हर केस का कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, लेकिन अगर ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है तो वो ट्राई करेगा, वरना अंडर सेक्शन 190
सब सेक्शन सब क्लॉज 3 फिर उसके तहत वो सेशंस कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा केस को। फिर है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज, रिलीज और रिमांड क्या है, इन सबको मैंने अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, उनको हम नीचे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना समझो कि एक्विटल से पहले डिस्चार्ज होता है। यानी अगर डिस्चार्ज एक अक्यूज्ड हो गया तो समझ लें कि 90% तो अक्यूज्ड का काम हो गया। काम हो गया का मतलब कि 90% वो एक्विट हो गया है। मजिस्ट्रेट जल्दबाजी में कभी डिस्चार्ज नहीं करता। अगर वो डिस्चार्ज कर दे तो समझ लेना कि अक्यूज अब बहुत ज्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि अक्यूज जो है ना वो ऑन लेटर स्टेजेस ही शैल बी एक्विटेड। ठीक है। डिस्चार्ज और रिलीज में इतना बड़ा फर्क नहीं है, ये दोनों टर्म्स व्हाट वी कैन से इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, सिनोनिम्स हैं। लेकिन मसला ये है कि एक सेक्शन के आगे रिलीज लिखा होता है, दूसरे सेक्शन के आगे डिस्चार्ज लिखा होता है। तो एक सेक्शन जिसके आगे कानून में रिलीज लिखा हुआ है, उसी सेक्शन को अगर आप कोई जजमेंट पढ़ोगे तो उसी सेक्शन को वो कह रहे हैं कि भाई 169 जो है ना वो डिस्चार्ज इसकी मीनिंग है। तो रिलीज और डिस्चार्ज एक ही है, दोनों टर्म्स उनका मतलब सेम ही है। मैं कहूँ दीज बोथ टर्म्स आर सिनोनिम्स, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा स्लाइट फर्क है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। कोई मुझे बताएगा कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फर्क क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ताकि ये टॉपिक हमें क्लियर हो सके। Investigation means collection of evidence, and inquiry meant find out fact and fact of case or सर इंक्वायरी में सर क्या होता है कि इंक्वायरी जो है वो मैजिस्ट्रेट करता है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करती है। ठीक है, ठीक है, दोनों ने सही बताया, लेकिन पहले वाली जो थी उसने थोड़ी गलती की। फर्क ये है, देखें, दोनों में होता तो एविडेंस कलेक्शन ही है। ठीक है, इंक्वायरी का भी मतलब यही है कि इसमें एविडेंस कलेक्ट होंगे और इन्वेस्टिगेशन में भी एविडेंस ही कलेक्ट होंगे। इंक्वायरी सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी क्लॉज के, जरा इन्वेस्टिगेशन 4 एंड क्लॉज एल। ठीक है, इनमें होता तो दोनों में ही जो है ना वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, लेकिन जो वली मोहम्मद साहब ने इस तरह में बताया कि इंक्वायरी काम है मजिस्ट्रेट का। जब वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर दे कि भाई इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी का वो मजिस्ट्रेट कब ऑर्डर देता है? जब वो कॉग्निजेंस लेता है, जब उसके सामने केस आया चालान की फॉर्म में, कोर्ट मजिस्ट्रेट ने देखा कि हाँ ठीक है ये यहाँ पर मैं कॉम्पिटेंट भी हूँ, तो फिर मजिस्ट्रेट करेगा इंक्वायरी। यानी वो कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है उस केस के अंदर। अगर वो समझता है कि भाई जो है ना वो 3 साल तक की इसकी सजा है इस जुर्म की, इसका मतलब है कि मेरे पास तो मजिस्ट्रेट के पास तो यही पावर है ना, अगर 3 साल तक 3 साल तक की अगर कोई सजा हो किसी ऑफेंस की, तो फिर वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको ट्राई कर सकता है, वरना नहीं। सेक्शन 32 ऑफ सीआरपीसी। तो अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ, तो फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा द इंक्वायरी ऑफ द सेम ऑफेंस। इन्वेस्टिगेशन जो स्टेज है वो बिफोर द इंक्वायरी है और वो पुलिस का काम है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट हुआ है, इंफॉर्मेशन दी गई पुलिस को, पुलिस के पास अब पावर है अंडर सेक्शन 154 कि वो एफआईआर लॉन्च करे और अरेस्ट करे अक्यूज को विदाउट द वारंट। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके पास यानी पुलिस के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 156 ऑफ क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो फर्क क्या हुआ? इंक्वायरी मजिस्ट्रेट का काम है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, लेकिन दोनों में होती क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। फिर आते हैं प्राइमा फेसाई केस। इंटरप्रिटेशन क्लास क्लॉज जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही चीजें हैं जो कि आपको इस टॉपिक को समझने में जो ना वो इसको आसानी पैदा करेंगी, और क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो अब आते हैं प्राइमा फेसाई पर। बड़ा आपने ये टर्म सुना होगा, इसका अगर किसी को पता हो तो मुझे बताएं। व्हाट इज प्राइमा फेसाई? प्राइमा फेसाई। सर आई थिंक इसका मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब जो आपको एक बार आप देखें किसी चीज को तो जो आपको लगे एविडेंस उससे मतलब। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइमा फेसाई का मतलब है कि मैंने देखा कि पर्सन ए ने पर्सन बी को गोली मारी, तो मेरे नज़र में तो यही है कि इसी बंदे ने मारी है, वो बंदा मर गया। तो प्राइमा फेसाई यानी जो नज़र नज़र आने में जो चीज जो नज़र में हो हमारे, जो हमें नज़र आए, जो हम खुद देख रहे हैं उस केस को। इसी तरह मजिस्ट्रेट जो है ना फाइल्स को पढ़कर ही कोर्ट को पता चल जाता है कि ये केस किस नौयत का है।
केस चलाने जैसा है या नहीं है। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है मैसेजेस में कि इजंट इट 7 years। नहीं, 7 years पावर नहीं है मजिस्ट्रेट की। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर है कि वो 3 साल तक जिन ऑफेंसेस की सजा है सिर्फ उन्हीं को ट्राई कर सकता है, लेकिन इसको स्पेशल पावर्स भी दी जाती हैं। सेक्शन 31 सेक्शन 34 दोनों पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखा हुआ है कि स्पेशल पावर्स में बी ग्रांटेड टू देम। स्पेशल पावर्स अगर दी जाती हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी दे सकती है, सेशंस कोर्ट भी दे सकती है उनको। अगर स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं तो फिर वो 60 साल की सजा दे सकते हैं, वरना नहीं। अदरवाइज 3 साल है, 2 साल है और फिर 1 महीना। फिर रिमांड। रिमांड ऑफ द केस। रिमांड ऑफ द केस, रिमांड के बहुत सारे मकसद हैं, लेकिन इस टॉपिक के हिसाब से जो बेस्ट सूटेबल मकसद या सीआरपीसी के तहत अगर रिमांड को हम देखें तो इसका मतलब है केस, एक बंदा जो अक्यूज है उसको वापस भेज देना, सेंडिंग बैक टू द कस्टडी। यानी अगर बंदा अरेस्ट हुआ हुआ है और पुलिस चाहती है कि इसको ज्यादा अरेस्ट करना चाहिए, हमें रखना चाहिए अपने पास ताकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके, तो फिर वो अप्लाई करते हैं मजिस्ट्रेट के पास के इसको रिमांड बैक करें, यानी हमें इसकी कस्टडी दें और कुछ ज्यादा दिनों के लिए, ताकि हम इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर सके। इसको देखते हैं आगे। अब हम आते हैं दोस्तों रिलीज पर। तो अब टॉपिक को मैंने जिस तरह आपको बताया कि क्या है, डिस्चार्ज, रिलीज, ड्यूरिंग इंक्वायरी और फिर रिमांड। ठीक है, तो रिलीज पर हम पहले आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्चार्ज और रिलीज में इतना फर्क नहीं है। दोनों में ही एक बंदे को, एक जो कस्टडी जिसको कहते हैं या अक्यूज जिस बंदे को हम कहते हैं, उस अक्यूज को रिलीज किया जाता है, उसे आजाद किया जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत स्लाइट फर्क है, उसको हम देख लेते हैं। दो सेक्शन है रिलीज के लिए, एक है 169 और दूसरा है 249। 249 जो है ना, वो ट्रायल जब स्टार्ट होता है तब अप्लाई होता है, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है ड्यूरिंग इंक्वायरी, जो कि 169 रिलीज बाय द पुलिस। ठीक है, 169 सेक्शन क्या कहता है कि भाई रिलीज करना है एक अक्यूज बंदे को। क्यों? क्योंकि एविडेंस जो है वो इनसफिशिएंट है। यानी बंदे को ये अरेस्ट तो कर कर लाए हैं, अक्यूज बंदा अरेस्ट तो हो गया है, कस्टडी में तो है, लेकिन अगर पुलिस समझती है कि इस बंदे को ज्यादा यहाँ पर रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो है ना, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी हम तब तो अरेस्ट तो कर कर इसको हमने इसको ला लिया यहाँ पर, लेकिन अब जो है ना हम समझते हैं कि एविडेंस इनसफिशिएंट है एंड ही इज टू बी रिलीज, तो उस बंदे को रिलीज कर दिया जाएगा। पुलिस के पास यानी ये पावर है। लेकिन क्या होगा, पुलिस ऑफिसर में रिलीज इन अक्यूज इफ एविडेंस डेफिशिएंट व्हाइल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, शल ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड सो दैट ही मे बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट वेन एवर कॉल्ड। यानी उस बंदे को ये तो जरूर कहा जाएगा कि भाई तुम एक बॉन्ड को एग्जीक्यूट करो, जिसको हम बेल बॉन्ड कहते हैं, या जो है ना वो पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड कहते हैं, पीआर बॉन्ड, वो आप एग्जीक्यूट करो, ताकि हम हमें जब कोर्ट कहे कि आपने एक बंदे को अरेस्ट किया, उसको रिलीज कर दिया, मुझे बताया ही नहीं, तो ताकि आप बॉन्ड को रिलीज करो, ताकि हम जो है वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर सकें इस तरह का बंदा अरेस्ट हुआ था और उस बंदे को हमने रिलीज कर दिया। सिंपल मतलब कहने का कि रिलीज इज द पावर ऑफ पुलिस। पुलिस अगर रिलीज करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन ये टेम्पररी ऑर्डर, इट इज टेम्पररी अंटिल इंडोर्स्ड बाय द मजिस्ट्रेट। लेकिन क्या रिलीज का मतलब ये है कि केस फिनिश हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। केस जो है खत्म नहीं होगा, पुलिस रिपोर्ट भी लाई जाएगी। यानी सेक्शन 173 की जो पुलिस रिपोर्ट है, जिसे हम चालान कहते हैं, अब बंदा जो है ना वो तो रिलीज हो गया है, अक्यूज तो रिलीज हो गया है, लेकिन चालान अब भी जमा कराया जा रहा है कोर्ट के सामने, ताकि कोर्ट को पता चले, इन्फॉर्म किया जा रहा है थ्रू द चालान टू द कोर्ट, टू द मजिस्ट्रेट, के एक बंदे को हमने अरेस्ट किया था एंड नाउ ही इज रिलीज्ड ऑन बॉन्ड। अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको फिर भी बुला सकता है। shall be submitted before the magistrate and whenever called accused shall be presented, means the magistrate may recall the same accused also। अब ये एक केस लॉ है 2000 PCRLJ, यानी पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 2025 पेशावर हाई कोर्ट। ये क्या कहता है कि वंस द चालान इज सबमिटेड इन द कोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC, द प्रोविजंस ऑफ 169 CRPC कैन नॉट बी इन्वोक्ड। इसीलिए मैंने कहा कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ही काम होता है रिलीज का। चालान अगर जमा हो जाए, ठीक है, और बंदा अगर कस्टडी में है, तो फिर पुलिस के पास पावर नहीं है कि उसको रिलीज कर सके। क्यों? क्योंकि अब जो है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में केस आ गया है। अब जो कोर्ट जिस तरह चाहती है, कोर्ट जिस तरह चाहेगी, जो कोर्ट समझे वो करेगी, ना कि पुलिस। अब एक फर्क है डिस्चार्ज और रिलीज में। क्या?
कि डिस्चार्ज अकर्स बिफोर द ट्रायल बिगिंस वाइल रिलीज कैन हैपन एट एनी स्टेज। ठीक है, यानी मैं कहूँ कि रिलीज जो है वो एक जनरल है, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो एक वाइडर किस्म की एप्लीकेबिलिटी है कि वो रिलीज 169 में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी किया जा सकता है। इसी तरह ये आगे चलकर भी, जैसे 249 हम पढ़ेंगे अब, 249 में आगे चलकर भी इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ द चालान, इवन आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज टू 242 सेक्शन 242, हाँ, तो चार्ज के बाद भी इवन रिलीज किया जा सकता है, लेकिन डिस्चार्ज हर वक्त नहीं किया जा सकता। डिस्चार्ज हमेशा होगा बिफोर द ट्रायल बिगिंस। एक ट्रायल शुरू होने से पहले ही हमेशा डिस्चार्ज होता है, उसके बाद डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है। सेक्शन 63 आगे आएगा, सेक्शन 173 क्लॉज 3 वो भी आएगा, उनको हम देखेंगे। तो अब तक क्या समझना है हमें कि रिलीज और डिस्चार्ज दोनों सेम ही है, लेकिन फर्क ये है कि रिलीज एट एनी स्टेज हो सकता है, मीनवाइल डिस्चार्ज इज स्पेसिफिक टू सर्टेन स्टेजेस ओनली। वो स्टेजेस कौन से हैं? बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ट्रायल। कोई मुझे बताएगा कि ट्रायल कब शुरू होता है? व्हेन द ट्रायल स्टार्ट्स। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। अगर कोई सीन अटेंड किया हो वो, तो कोई बताया मुझे कि ट्रायल कब शुरू होता है। इज देयर एनीवन? हेलो। सर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से स्टार्ट होता है ना ट्रायल। अक्सर बच्चे मतलब यही कहते हैं कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या ड्यूरिंग फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एक ट्रायल स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर चार्ज, हर जी जी। चालान के बाद, चालान जब सबमिट करवा देती है पुलिस मजिस्ट्रेट में, कोर्ट में, तो उसके बाद वो ट्रायल उनका स्टार्ट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। सर इन्वेस्टिगेशन के बाद सर ट्रायल शुरू होता है ना? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं बताता हूँ, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले एक स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। शायद आपको पता हो, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स का ये जो स्टेज है, इस स्टेज पर समझ लेना कि ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट से पहले एक और स्टेज, इसे हम कहते हैं सबमिशन ऑफ चालान। 173 का चालान जमा होगा, कोर्ट समझती है, यानी जिसको हम कहते हैं कॉग्निजेंस लेना। कोर्ट अगर कॉग्निजेंस ले रही है 173 पर, उसको देख रही है और कोर्ट समझती है कि आई एम कॉम्पिटेंट टू ट्राई दिस केस, तो फिर क्या करेगी? कोर्ट ऑर्डर करेगी कि भाई डॉक्यूमेंट्स सप्लाई किए जाएं टू द अक्यूज्ड पर्सन। डॉक्यूमेंट्स कौन से? बस एफआईआर की कॉपी, चालान की कॉपी, 161 सेक्शन की स्टेटमेंट जो होती है अक्यूज की, 164 की अगर स्टेटमेंट्स हैं तो वो, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे अक्यूज को। ये जो सप्लाई हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का ऑन द अक्यूज पर्सन का मतलब है कि इस कोर्ट की कॉम्पिटेंस है, ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है टू ट्राई द केस, इसने कॉग्निजेंस ले लिया है। एंड नाउ by sending these documents, court is calling that accused person to appear before the court because court wants to try that person। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट वो स्टेज है, ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रायल। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि डिस्चार्ज अकर्स बिफोर द ट्रायल बिगिंस, यानी सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ अभी तक। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स से भी पहले डिस्चार्ज होता है, यानी ट्रायल स्टार्ट होने से पहले हो रहा है, लेकिन रिलीज किसी भी वक्त हो सकता है। एक और फर्क ये भी है कि रिलीज एक बंदे का तब होता है जब वो कस्टडी में हो, यानी वो जब अरेस्ट हुआ हो, जब वो जेल में हो तो उसको रिलीज किया जाता है। लेकिन डिस्चार्ज के लिए जरूरी नहीं है कि वो रिलीज हो, मतलब वो कस्टडी में हो, वो बंदा अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, या वो प्री अरेस्ट बेल पर है, जमानत पर है, जमानत कबल अज गिरफ्तारी। ठीक है, प्री अरेस्ट बेल पर भी प्री अरेस्ट बेल पर भी वो बंदा है, ठीक है, यानी वो कस्टडी में नहीं है, फिर भी उसकी डिस्चार्ज ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज हो सकता है। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इसको डिस्चार्ज किया जाए। सेक्शन 249, ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। हमारा टॉपिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये है ड्यूरिंग द ट्रायल एक बंदे का रिलीज करना। हमारा टॉपिक है ड्यूरिंग इंक्वायरी रिलीज करना या डिस्चार्ज करना। पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेंट। अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेशंस जज, any other magistrate may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment either of acquittal or conviction। यानी इतना बड़ा ज्यादा स्टेज हो गया है कि
एक्विटल तक का मामला आ गया है या कन्विक्शन तक का मामला आ गया है, अभी तक जजमेंट पास नहीं हुई है लेकिन ट्रायल तो चल रहा है, तो ड्यूरिंग ट्रायल अगर कोर्ट समझती है कि ये जो केस है यहाँ पर एविडेंस इनसफिशिएंट है और ये बंदा वैसे ही आगे चलकर एक्विट हो जाएगा, ठीक है, तो इन मामलात में इस ऐसे मामले में कोर्ट कोर्ट के पास जो है ना वो ये पावर है कि वो रिलीज कर सकता है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब हम आते हैं डिस्चार्ज पर। तो रिलीज में अगर किसी बंदे को कोई सवाल हो तो आप पूछें, ताकि हम जो है आगे बढ़े 249 की डिस्चार्ज की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए डिस्चार्ज को पढ़ लेते हैं फिर भले पूछना। डिस्चार्ज पर आते हैं भाई। डिस्चार्ज तब होता है एक बंदे का, एक अक्यूज्ड का, जब मामला हो प्राइमा फेसाई। जिस तरह किसी दोस्त ने हमें बताया कि प्राइमा फेसाई का मतलब क्या होता है कि अगर नजर सानी से हम देख रहे हैं कि ये मामला इस तरह है, मैंने देखा कि पर्सन ए ने पर्सन बी को गोली मारी, वो बंदा मर गया, तो मुझ मेरी नजरों से आंखों से क्या चीज नजर आई है, दिस इज कॉल्ड प्राइमा फेसाई केस। कोर्ट डॉक्यूमेंट देख रही है, चालान वगैरह, ये देखने के बाद कोर्ट समझती है कि ये जो केस है वो झूठा है बिल्कुल, तो फिर कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको डिस्चार्ज कर सकती है। अब चाहे वो बंदा कस्टडी में हो या ना हो, मेनली डिस्चार्ज तभी होता है जब कस्टडी में ना हो। रिलीज में ऐसा होता है कि वो बंदा अरेस्ट हुआ हुआ है जेल में है और उसको रिलीज किया जाए। डिस्चार्ज में ऐसा नहीं होता है, भले ना भी हो तब भी ऑर्डर आ जाएगा डिस्चार्ज का कि ये बंदा डिस्चार्ज है, अब केस को आगे चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा एविडेंसेस आ जाते हैं तो फिर जो है ना वो कोर्ट के पास, फिर जो कोर्ट उसको आगे प्रोसीड ऑन कर सकती है। अदरवाइज डिस्चार्ज का मतलब होता है कि 90% एक्विटल ऑफ एन अक्यूज पर्सन। डिस्चार्ज का जब भी मतलब एक ऑर्डर पास करती है कोर्ट, तो जो भी वकील होता है जिसके क्लाइंट के फेवर में डिस्चार्ज का ऑर्डर आया होता है, ठीक है, फिर वो वकील जो है ना वो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देता है, समझ जाता है कि अब मेरा जो क्लाइंट है वो आज़ाद हो जाएगा, उसके पर जो भी केस है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन रिलीज में ऐसा नहीं है, कोर्ट कह रही है कि इस बंदे को फॉर अ टाइम बीइंग रिलीज करो, ताकि सफिशिएंट एविडेंस लाए जाएं, इन्वेस्टिगेशन तमाम कंप्लीट की जाएं, तब तक इसको रिलीज करो। लेकिन जब भी जो जरूरत होगी तो इट शैल बी कॉल्ड बैक। सेक्शन 63, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड एट द स्टेज ऑफ रिमांड स्पेशल। आगे हम स्टेजेस को भी देखेंगे। 63 जो है यानी डिस्चार्ज जब मैजिस्ट्रेट कर रहा है, ये पावर सोल पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट है और किसी कोर्ट के पास 63 की पावर नहीं है। 63 पावर किसकी है? सिर्फ मैजिस्ट्रेट की। वो डिस्चार्ज करता है एक बंदे को, लेकिन स्टेज कौन से पर? एट द स्टेज ऑफ रिमांड। रिमांड क्या है इसको हम आगे देखेंगे, थोड़ा बहुत हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो एट द स्टेज ऑफ रिमांड मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अगर वो चाहे, प्राइमा फेशा अगर वो समझता है कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, तो उस बंदे को डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकता है। इन केस मैजिस्ट्रेट फाउंड अक्यूज्ड इनोसेंट, he would refuse to take cognizance of the matter। फिर जो है उसको अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि यहाँ पर जो है ना ये बंदा इनोसेंट है, तो मजिस्ट्रेट के पास भी इतनी पावर है कि वो कॉग्निजेंस लिए बगैर ही डायरेक्टली उसको कर देगा डिस्चार्ज। अब रिलीज किस ग्राउंड पर होता है, डिस्चार्ज किस ग्राउंड पर होता है, तो दोनों के ग्राउंड सेम ही है कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। लेकिन जब पुलिस डिस्चार्ज कर रही है पुलिस जब रिलीज कर रही है सेक्शन 169 के तहत, तो उसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है। क्यों अहमियत नहीं है? क्योंकि 169 के ऑर्डर को, पुलिस के उस ऑर्डर को मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो खत्म कर सकती है। लेकिन ये मोहम्मद भाई आप जो इस पर कुछ कर रहे हो, शायद इसको इसको ना करें प्लीज। टिक मार्क कर रहे हो ना, ये शो हो रहा है काइंडली। तो ग्राउंड्स क्या है कि भाई दोनों के, डिस्चार्ज और रिलीज के, ये कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन डिस्चार्ज के ऑर्डर की वैल्यू एज कम्पेयर टू रिलीज के ऑर्डर के ज्यादा है। लेकिन डिस्चार्ज का मतलब ये भी नहीं है कि इट इज कम्प्लीटली कैंसिलेशन ऑफ द केस। नहीं, कैंसिलेशन तो नहीं है, क्योंकि अभी भी 10% तो रहा हुआ है ना। 90% तो ठीक है, दिस इज एक्विटल। लेकिन 10% जो है इसमें ये हो सकता है कि अगर एविडेंसेस सफिशिएंट आ जाए, मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर दिया जाए कि सर आपने जो डिस्चार्ज का ऑर्डर किया था वो गलत था, जो है ना वो
इसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि वी हैव ब्रॉट सम से स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस रिगार्डिंग दिस केस, तो फिर उस डिस्चार्ज ऑर्डर को खत्म किया जा सकता है। अब जो है वो डिस्चार्ज का प्रोसीजर क्या है, दिस इज द प्रोसीजर। अक्यूज्ड पर्सन कैन ऑल्सो अप्लाई बाय वे ऑफ एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास खुद के पास भी पावर है, 63 के तहत पावर है कि वो खुद डिस्चार्ज कर सकती है, या अगर अक्यूज्ड पर्सन एप्लीकेशन दे तो उस एप्लीकेशन पर भी ये मामला हो सकता है। इफ एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड, रिवीजन एप्लीकेशन में बी प्रेफर्ड टू द सेशंस कोर्ट एज पर 439A। अब रेमेडीज क्या है डिस्चार्ज के अगेंस्ट? डिस्चार्ज के अगेंस्ट ये रेमेडीज है कि 439 के ए के तहत रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है बिफोर दी सेशंस कोर्ट, कि जनाब आली मजिस्ट्रेट ने जो है ना वो ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ कोई डिफेक्ट किया है, ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ कोई मसला खड़ा किया है और डिस्चार्ज कर दिया है उस बंदे को, इस ऑर्डर को जो है ना सेट असाइड किया जाए और अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ ट्रायल जो है वो दोबारा शुरू किया जाए। इसके अलावा यानी 439A की रेमेडी के अलावा हमारे पास एक और रेमेडी है, वो है 561A, जो कि इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर में भी हम जा सकते हैं फॉर दिस सेटिंग असाइड ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो अगर हम 561A में जाते हैं हाई कोर्ट में, तो उसके पास ये पावर इस ऑर्डर को खत्म कर सकती है। और इवन 561A के पास 561A में ये भी पावर है कि क्वैशमेंट ऑफ FIR भी हो सकती है, FIR को भी खत्म किया जा सकता है। यानी अगर FIR खत्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्डर जो है ना वो रहेगा, मजिस्ट्रेट का वो ऑर्डर रहेगा। ठीक है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने तो उसको डिस्चार्ज किया है, और अगर FIR भी क्वैश होती है तो ये भी फायदा अक्यूज को ये और कंप्लेनेंट को नहीं। स्टेजेस ऑफ लीगल प्रोसेस। डिस्चार्ज अकर्स बिफोर द ट्रायल बिगिन, जिस तरह हमने देखा था, लेकिन रिलीज जो है वो एट एनी स्टेज हो सकता है, बिफोर द ट्रायल या आफ्टर द ट्रायल हो। तो जिस तरह हमने डिस्चार्ज की रेमेडीज को देखा कि हमारे पास रेमेडी है 439A की कि हम रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर दें, या हमारे पास एक और रेमेडी है कि हम 561A में चले जाएं डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट यूजिंग इन्वोकिंग द इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। इसी तरह हमारे पास एक और रेमेडी भी है, वो है 199, आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि ऑर्डर को जो है वो सेट असाइड किया जाए। ये रिट पिटीशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये कानून में कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए हमारे पास ये केस है। फिर ये केस आप पढ़ना अगर आपको मिल जाए, या मुझे कहना, मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। रिट पिटीशन नंबर 5883 ऑफ 2020, मुजफ्फर अहमद वर्सेस स्टेट एक्सेट्रा। इसमें ये बात है कि आर्टिकल 199 के तहत भी इस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। कोई मुझे बताएगा आर्टिकल 199 क्या है? क्योंकि बिल्कुल खामोश हो गए हो आप लोग। सर आर्टिकल जो 199 है वो सर अकॉर्डिंग टू द रिट पिटीशन के अकॉर्डिंग है सर, जो हाई कोर्ट जो है पास करती है। 5 टाइप होते हैं रिट पिटीशंस के, रिट के। ठीक है, सही है। आर्टिकल सर कोई 199। भी जी जी, बताएं बताएं। जी बताएं। ठीक है, हाई कोर्ट की ये पावर है, आर्टिकल 199 जो है वो हाई कोर्ट की पावर है, लेकिन इसको डायरेक्टली रेट पिटिशन ना कहा करो, क्योंकि ये है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। इसको इस तरह जो है ना, इसका टाइटल ये है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाँ, इसके अंदर रिट्स होती हैं। देयर आर 5 रिट्स मेंशन्ड इन दिस वन, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, कोवर्ंटो, सर्चुलरी और हैबिस कॉर्पस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो मेरा सवाल है वो ये है कि अगर एक मजिस्ट्रेट ने किसी अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया, हम जो है 561A में नहीं जाते, हम 439A में नहीं जाते, क्या हम डायरेक्टली आर्टिकल 199 में जा सकते हैं फॉर सेटिंग असाइड द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज? आंसर प्लीज।
हेलो, आपको आप सवाल सुनाई दिया आपको? जी जी सर, मेरे ख्याल से सर कि हम जा सकते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, वो तो अगर ये केस को जो है ना पास नहीं करेंगे, फिर जो है हम हमारा केस जो है एप्लीकेशन को डिस्चार्ज कर रहे हैं, फिर हम जो है ना रिवीजन करेंगे ना। तो इसलिए अगर हम डायरेक्ट ही हाई कोर्ट को करना चाहें तो फिर भी हम कर सकते हैं ना, एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखें, आर्टिकल 199 जो है ना, वो है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, लेकिन हर मामले में इसको इन्वोक नहीं किया जा सकता। हर मामले में हम आर्टिकल 199 में, हर मामले में ना को मैं कहूँ, मैं डायरेक्टली डायरेक्टली हम जो है ना वो आर्टिकल 199 में नहीं जा सकते, क्योंकि आर्टिकल 199 कहता है कि अगर आपके पास कोई एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, यानी आर्टिकल 199 के अलावा अगर आपके पास कोई और फोरम नहीं है टू चैलेंज द ऑर्डर, तो फिर आप आर्टिकल 199 में जा सकते हो, वरना नहीं। हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो फोरम तो हैं, एक तो है 561 के हम डायरेक्ट इनहेरेंट पावर में जाएं, या इसके अलावा हमारे पास ये एक और भी है कि हम 439A में जाएं। ये दो ऑप्शंस जब हमारे पास हैं, तो हाई कोर्ट जो है ना पहले ही झटके में इसको उड़ा देगी, इस रेट पिटिशन को, क्योंकि वो कहेगी कि जब आपके पास नीचे दो फॉरम्स हैं तो आप वहां पर जाएं। अगर वहां पर भी वो ऑर्डर खत्म नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता, अगर वहां पर भी आपकी ग्रीवेंस रह जाती है, तो फिर आप आर्टिकल 199 में आइएगा, अदरवाइज नहीं। पंजाब ने, लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने जब जुडिशरी का एग्जाम लिया था, यानी जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो एग्जाम लिया था, तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। क्वेश्चन क्या था वो ये, कैन अ मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज एन अक्यूज पर्सन इन एन ऑफेंस ऑफ मर्डर ट्राइबल बाय द सेशंस कोर्ट? क्या ये हो सकता है या नहीं? यानी मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि वो मर्डर ट्रायल को चला सके, ये पावर है सेशंस कोर्ट की, ठीक है। लेकिन क्या मजिस्ट्रेट उस केस को डिस्चार्ज कर सकता है या नहीं? हालांकि आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप फिर भी बताएं, क्या डिस्चार्ज हो सकता है, मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है या नहीं? अगर आप कुछ अपनी सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। चले मैं बताता हूँ। देखें, मर्डर ट्रायल का एक चालान बना भाई, आया मजिस्ट्रेट के पास, यानी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है केस की। हालांकि पावर नहीं है मजिस्ट्रेट के पास कि उस केस को ट्रायल चलाए, ट्रायल का पावर नहीं है, लेकिन कॉग्निजेंस का पावर तो है। पहले तो केस उसके पास आएगा, फिर वो उसको ट्रांसफर करना होगा, फिर उसकी पावर है मजिस्ट्रेट की। मजिस्ट्रेट की पावर नहीं, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि उसको ट्रांसफर करना होगा केस टू दी सेशंस कोर्ट। यानी जब कॉग्निजेंस के लिए वो मामला आया मर्डर ट्रायल का, तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर तो नहीं है कि मजिस्ट्रेट उसको ट्राई करे मर्डर ट्रायल को, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि सेक्शन 63 के तहत वो उस केस को डिस्चार्ज कर सकता है। यानी अगर मजिस्ट्रेट समझे कि ये केस झूठा फाइल हुआ है अक्यूज्ड पर्सन पर, तो मजिस्ट्रेट डायरेक्टली अंडर सेक्शन 63 उस बंदे को डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्ज करने की पावर मजिस्ट्रेट के पास है, तो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। यानी बात ये हुई कि सेशंस कोर्ट तक वो मामला पहुंचा ही नहीं, हालांकि सेशंस कोर्ट की पावर थी, उसके उसके पास पावर है कि वो ट्राई कर सकता है, मर्डर ट्रायल को ट्राई करती सेशंस कोर्ट है, उसके पास पावर तो है सेशंस कोर्ट के पास, लेकिन उस तक वो केस पहुंचा ही नहीं। उससे पहले ही मजिस्ट्रेट ने उस केस को डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। तो ये भी एक केस लॉ आप पढ़ना, 2008 YLR ईयरली लॉ रिपोर्ट 1669। तो जिस तरह हमने देखा कि भाई 63 के तहत डिस्चार्ज का पावर है एक मजिस्ट्रेट के पास, इसी तरह सेक्शन 173 क्लॉज 3 के तहत भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है टू डिस्चार्ज। कोई बताएगा कि सेक्शन 173 किससे डील करता है? चालान से करता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये जो है वो चालान से होता है। लेकिन 173 में भी ये है कि डिस्चार्ज किया जा सकता है अगर कोर्ट समझे कि चालान जो है ना वो उसमें विटनेसेस वगैरह जो लिखे जाते हैं उसके अंदर जो फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं, तो एविडेंस जब सफिशिएंट नहीं है, तो 173 क्लॉज 3 के तहत बंदे को डिस्चार्ज किया जा सकता है।
Accused may be discharged under this provision also while submission of चालान और interim। ठीक है, it is done by the magistrate so moto। ठीक है, फर्क क्या है, 63 जो है वो, यानी 63 में जो डिस्चार्ज हो रहा था वो हो रहा था ड्यूरिंग रिमांड स्टेज, रिमांड के वक्त, लेकिन 173 हो रहा है जब चालान आ गया। अब अगर चालान में समझता है कोर्ट की जरूरी नहीं है और एविडेंस इनसफिशिएंट है, ठीक है, डेफिशिएंट एविडेंस है, तो फिर उसको जो है वो डिस्चार्ज कर सकती है। दूसरा फर्क क्या है, तो 63 में अगर अक्यूज खुद भी एप्लीकेशन देना चाहे फॉर द डिस्चार्ज तो वो दे सकता है, लेकिन 173 में, 173 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट की खुद की पावर है, इट्स सो मोटो पावर ऑन इट्स ओन मोशन, वो डिस्चार्ज कर सकता है। यहाँ पर अक्यूज जो है वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता। ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी है एफआईआर की, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। हम जो है थोड़ा नीचे चलते हैं ताकि इस टॉपिक को जो है ना वो कवर अप किया जा सके, फिर हम जो कुछ एडिशनल चीज़ों को डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो। फिर है एक्विटल। ठीक है, एक्विटल जो है वो, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक्विटल क्या है कि ये तो 90% रिलीज है, 100% रिलीज है, 90%, 90% रिलीज था डिस्चार्ज। एक्विटल जो है वो 100% रिलीज, एक बंदा जो है ना बिल्कुल बरी हो गया है, उसके खिलाफ ट्रायल चला था और ट्रायल में वो बिल्कुल अब आज़ाद हो चुका है। अब हम आते हैं स्टेजेस पर। ये जो पोर्शन है स्टेजेस वाला पोर्शन, ये वो पोर्शन है जिस पोर्शन के बाद रिलीज और डिस्चार्ज का फर्क इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। जिस तरह हमने सेक्शन 169 को देखा कि भाई पुलिस के पास पावर है कि वो रिलीज कर सकती है अगर एविडेंस सफिशिएंट ना हो, लेकिन ये कब होगा, ये होगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, यानी ये ड्यूरिंग इंक्वायरी है, ड्यूरिंग वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, ट्रायल तो हुआ नहीं अभी तक। तो 169 जो है वो इस स्टेज पर होता है। नेक्स्ट आता है रिमांड स्टेज। चलो हम रिमांड को देख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर देखते हैं। रिमांड स्टेज, दीज आर दी 3 सेक्शंस व्हिच डू डील विद रिमांड। रिमांड का मतलब क्या होता है कि एक बंदे को, यानी जो अक्यूज्ड है उसको सेंडिंग बैक टू दी कस्टडी, कस्टडी में वापस लाना है। अब वो कस्टडी जो है वो पुलिस कस्टडी भी हो सकती है जिसको हम फिजिकल कस्टडी कहते हैं, जिसको फिजिकल रिमांड कहते हैं। वो कस्टडी जो है वो जेल कस्टडी भी होती है जिसको हम जुडिशियल रिमांड कहते हैं। तो जो रिमांड के जो वो 3 इकसाम है, एक है फिजिकल रिमांड सेक्शन 167, दूसरा है जुडिशियल रिमांड जिसको हम, इसका सेक्शन है 344, और तीसरा है ट्रांजिट रिमांड जो कि सेक्शन 86 से डील करता है। फिजिकल रिमांड को पुलिस रिमांड भी कहा जाता है। भाई एक बंदे को अरेस्ट किया पुलिस ने, अपने पास रखा हुआ है, और विद इन 24 आवर्स उसको जो है ना लाना है मजिस्ट्रेट के सामने, यानी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है कि इस तरह का बंदा जो है हमने वो अरेस्ट किया हुआ है, और चालान सबमिट करना है। ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम जो है वो उनको, यानी विद इन 24 आवर्स ही उनको इन्वेस्टिगेशन करना है, मजिस्ट्रेट के सामने उस अक्यूज पर्सन को लाना है, और फिर मजिस्ट्रेट उसको भेज देगा जेल कस्टडी में, यानी पुलिस कस्टडी से लेकर, पुलिस कस्टडी से उस बंदे को आज़ाद कराकर मजिस्ट्रेट उसको भेज देगा जेल कस्टडी में। क्योंकि पुलिस कस्टडी में ऐसा भी होता है कि भाई थ्रेट दिया जाता है, उस बंदे को मारा जाता है, इस तरह के मामला, तो इन्वेस्टिगेशन में तो फिर कुछ भी होगा, तो उस बंदे को मजिस्ट्रेट बचाने के लिए पुलिस कस्टडी से लेकर भेज देता है कहाँ पर, जेल कस्टडी में। लेकिन पुलिस के पास जो है वो ये एक ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सेक्शन 167, ये ऑप्शन है पुलिस के पास कि 167 के तहत पुलिस जो है वो एक एप्लीकेशन दे सकती है, 167 की एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को, कि हमें जो है वो इस बंदे की रिमांड दो, यानी इस बंदे की जो बॉडी है वो बॉडी जो है वो हमें दो, हम कुछ ज्यादा दिनों के लिए इस बंदे को अपने पास रखना चाहते हैं और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड फिजिकल रिमांड। फिजिकल रिमांड क्यों है, क्योंकि उस बंदे को फिजिकली लेकर जा रही है पुलिस। अब ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट पर कि क्या फिजिकल रिमांड वो देता है मजिस्ट्रेट या नहीं, यानी कोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट, कोर्ट जो है वो अगर चाहे तो फिजिकल रिमांड देगी, वरना नहीं। कोर्ट समझती है कि हाँ वाकई में इन्वेस्टिगेशन की तो जरूरत है और इस बंदे को ज्यादा अब इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए, इंटेरोगेट किया जाना चाहिए, तो फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगी, ऑर्डर करेगा कि इस बंदे को फिजिकल रिमांड में लेकर जाओ और जाके इन्वेस्टिगेशन करो। अब ये फिजिकल रिमांड होती है 15 दिनों के लिए, 15 डेज तक, यानी इससे ज्यादा नहीं होगा, 15 डेज तक या इससे कम। कोर्ट जो है वो कोशिश करती है कि 15 दिनों से भी कम दिया जाए, ताकि जो है वो उस बंदे को ज्यादा जो इतना थ्रेट वगैरह ना हो, उस बंदे को ज्यादा टॉर्चर वगैरह ना किया जाए। लेकिन अगर मामला हो नेब के, ठीक है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या एंटी टेररिज्म के मामला हो, तो फिर बेल, ये जो रिमांड है इसके डेज बढ़ जाते हैं,
ये 90 डेज की भी रिमांड हो सकती है वहां पर। अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि रिमांड ब्रेक करेंगे तो दिस इज नथिंग बट एन अननेसेसरी डिटेंशन, तो फिर जो है ना कोर्ट ऑर्डर करती है, यानी मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है कि इस बंदे को जुडिशियल रिमांड में लिया जाए। जुडिशियल रिमांड का मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि जो डिवीजन लेवल होती है, डिवीजन लेवल पर कुछ सेंट्रल जेल बने हुए होते हैं। हैदराबाद में देखा होगा सेंट्रल जेल बनी होती है। यहाँ पर पुलिस कस्टडी नहीं है, ये यहाँ पर पुलिस नहीं होती। यहाँ पर जेल की अपनी कस्टडी होती है, जेल की अपनी फोर्सेज होती हैं जहाँ पर ये बंदों को रखा जाता है। इस बंदों को यहाँ पर टॉर्चर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कोर्ट का यहाँ पर ऑर्डर होता है। तो इस तरह जो मामला होते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिमांड। जुडिशियल रिमांड में अब क्या हुआ कि पुलिस ने देखा, सॉरी मजिस्ट्रेट ने देखा कि इस बंदे को पुलिस की कस्टडी में देना जरूरी नहीं है, इसको यहाँ पर ना दिया जाए, फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि इसको जेल कस्टडी में डाला जाए। तीसरा होता है ट्रांजिट रिमांड, सफरी रिमांड भी हमें जिससे जिसे हम कहते हैं कि भाई केस चल रहा है कोयटा में, पुलिस ने इस बंदे को अरेस्ट किया कराची में, ठीक है। अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन तो 24 आवर्स में कंप्लीट हो नहीं पाएगी क्योंकि इसको तो वहां पर लेकर जाना है और चालान बनाना है, तो बड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर कोई कराची के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने जो है इस बंदे को लाया जाएगा और 86 की एप्लीकेशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि सर हमें जब तक हम वहां पर पहुंचे कोयटा में, इसके लिए जो हमें इतना टाइम 2 3 4 दिन जो भी आप दे सको, ज्यादातर 7 दिनों का टाइम दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसको जो है वो वहां पर लेकर जाना चाहते हैं, इसके लिए हमें एक ट्रांजिट रिमांड दी जाए, 6 दिन 7 दिन, फिर जो भी मिले। फिर इस दौरान इन्वेस्टिगेशन भी होती है और इस बंदे को लेकर जाया जाता है टू दी कोर्ट कॉम्पिटेंट। सर तो अगर दिस सपोज बंदा जो है वो सिंध का है और उसे कोयटा में जाके ट्रायल होना है उसका, तो वो ट्रांजिट जो डिमांड है वो उसका सिंध की मतलब जो होगी कोर्ट उससे लेंगे या फिर कोयटा से? नहीं नहीं, वो ट्रांजिट रिमांड कोयटा से हम क्यों लेंगे? तो कोयटा में तो उसका ट्रायल चलना है, ठीक है। यहाँ पर सिंध के अंदर ही जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर ऑफेंस जहाँ पर नहीं कमिट हुआ, कोयटा में कमिट हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर ये बंदा अरेस्ट हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उमरकोट के अंदर अरेस्ट हुआ है, सिंध उमरकोट के अंदर अरेस्ट हुआ है, तो यहाँ पर जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, पुलिस पुलिस जो है वहां पर जाएगी और 86 की एप्लीकेशन देगी और कहेगी कि हमें टाइम दिया जाए ताकि हम इस बंदे को कोयटा लेकर जाएं। इस दौरान हम इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, ये तमाम जो चीजें हैं इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुट करते जाएंगे। ओके। तो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ रिमांड। अब हम आते हैं, तो अगर यहाँ पर रिमांड में से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ लें, तो हम जो है हम आए क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 FIR पर। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सर अगर कोई बंदा जुडिशियल हो जाता है तो उसके बाद भी पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है किसी भी बारे में, कि उसके लिए फिर उसे कोर्ट से दोबारा जो है मतलब इजाजत लेनी पड़ेगी? ये आप क्वेश्चन फिर से पूछेंगे, मैं फिर से पूछें काइंडली। जी सर क्या कह रहे हैं? मैं कह हेलो। रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ना फिर से थोड़ा रिवाइज करें। मैं कह रहा हूँ सर अगर कोई बंदा जुडिशियल हो जाता है तो उस केस में जब जुडिशियल हो जाता है तो पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है ना दोबारा, या फिर उसे दोबारा पुलिस को उसका फिजिकल रिमांड वगैरह लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बंदा जब जुडिशियल कस्टडी में चला गया तो फिर जो है वो पुलिस के पास पावर नहीं है कि उसको वहां पर जाके करे। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास है, जो कि हमारा ये टॉपिक है, मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इंक्वायरी कंडक्ट करा सकती है। कि मजिस्ट्रेट समझता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है हो गई, लेकिन अभी भी ज्यादा चीजें इससे पूछना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन तो प्रोसेस जो पुलिस का था वो तो हो गया, फिर मजिस्ट्रेट के पास पावर है इंक्वायरी की, के ऑर्डर करेगी कि इंक्वायरी की जाए। अब मजिस्ट्रेट की मर्जी है कि इंक्वायरी जिससे कराए, वह प्राइवेट पर्सन से भी इंक्वायरी करा सकती है, उस जेल कस्टडी के ऑफिसर से भी इंक्वायरी कराई जा सकती है, या जो ऑर्डिनरी पुलिस होती है उससे भी इंक्वायरी कराई जा सकती है। इट्स ऑन द ऑप्शन ऑफ मजिस्ट्रेट देन। ओके सर ओके। आपने बड़ा सुना होगा कि FIR जो है वो A क्लास होकर रिजेक्ट हो गई, B क्लास होकर रिजेक्ट हो गई, या C क्लास होकर रिजेक्ट हो गई। तो ये क्या चीजें होती हैं? तो क्लास A
अगर मजिस्ट्रेट कहे कि FIR इज नाउ क्लास A, का मतलब है कि केस तो ठीक है, ट्रू है, ये केस चलाने जैसा है, कि एविडेंसेस भी हैं, लेकिन वो बंदा जो है वो अनट्रेस्ड है, वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। अब जब बंदा मिल ही नहीं रहा, अक्यूज बंदा मिल ही नहीं रहा, तो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगी, चालान किस तरीके से सबमिट होगा। तो FIR जो है ना वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, क्लास A कर सकती है, क्लास A ऑर्डर करेगी कि दिस FIR इज नाउ क्लास A, यानी इसका मतलब है कि ये FIR खत्म हो गई है इन क्लास A, क्योंकि वो बंदा एब्सकॉन्डर है, वो बंदा मिल ही नहीं रहा। लेकिन भाई क्या होगा कि अगर वो बंदा मिल जाए बाद में, तो फिर जो है वो उस FIR की वर्थ, उस FIR की वैल्यू फिर से जो है ना वो बहाल की जाएगी और केस को दोबारा चलाया जाएगा। यानी एक क्लास करने के साथ मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो पुलिस को डायरेक्शंस दे देगी कि जैसे ही वो बंदा मिल जाए उसको लेकर आओ, तुम जाओ, यानी पुलिस को कहेगी कि तुम जाओ इसको ढूंढो, तब तक ये FIR क्लास A में है, तुम जाओ इसको ढूंढो, और जब वो बंदा मिल जाए तो उसको कोर्ट के हाथे में लाओ। फिर एक क्लास B, अगर कोर्ट कहे कि भाई ये FIR क्लास B है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मैलिशियसली फॉल्स किस्म की FIR है, इसके अंदर एविडेंस को तो छोड़ो, लेकिन ऐसा है कि एक बंदे को, अक्यूज्ड पर्सन को जो है वो झूठ मूठ का उसको फंसाया जा रहा है, इट्स नथिंग बट अ वेक्सिशियस FIR लॉज्ड अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन। तो क्लास B जो है वो इस तरह की है। फिर है क्लास C, कि जब जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन में केस फॉल ना कर रहा हो, यानी गलत पुलिस ने उसको रखा हुआ है और जो है वो कोर्ट के सामने ला रही है, तो कोर्ट कहेगी कि दिस इज C क्लास FIR, इस बंदे को इन्वेस्टिगेशन के लिए कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन के पास लेकर जाओ, वो वहां से FIR जमा कराए, यानी वो वहां से पुलिस जो कंसर्न्ड पुलिस है वो FIR जमा कराए, तो फिर जो है ना वो ठीक है, अदरवाइज दिस FIR इज डिक्लेयर्ड C क्लास। तो ये थी आज रिलीज, डिस्चार्ज और रिमांड ऑफ द केस। अब हम चलते हैं कुछ केस लॉस की तरफ, लेकिन उससे पहले ये कुछ डिफरेंसेस को देख लेते हैं। डिस्चार्ज और रिलीज में थोड़ा और डिफरेंस को देख लेते हैं, वही बातें हैं जो हमने डिस्कस की, लेकिन इसको एक बार फिर से। डिस्चार्ज क्या होता है कि भाई इसका स्टेज क्या होता है, जिस तरह हमने देखा कि इसका स्टेज डिस्चार्ज का बिफोर द ट्रायल बिगिंस, ये ट्रायल शुरू होने से पहले ही होता है। लीगल ग्राउंड्स क्या है, लीगल ग्राउंड्स ये है कि सर डिस्चार्ज जो है वो प्राइमा फेसाई केस है, यानी प्राइमा फेसाई अगर कोर्ट को नजर आ जाए कि ये इनसफिशिएंट एविडेंस है, फाल्स किस्म, वेक्सेशियस किस्म के जो है ना वो एक केस बनाया गया है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि डिस्चार्ज किया जाए। एप्लीकेबिलिटी क्या है, कि एप्लीकेबिलिटी ये है कि डिस्चार्ज मेनली तो ये होता है कि वो बंदा कस्टडी में ना हो, कस्टडी में होता ही नहीं, अगर कस्टडी में हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेनली ऐसा होता है कि डिस्चार्ज हो गया वो बंदा, कस्टडी में तो वैसे ही नहीं होता है, और वो बंदा जो है ना वो केस से रिलीज हो जाता है। इफेक्ट क्या है इसका, इफेक्ट ये है कि डिस्चार्ज इज 90% एक्विटल, रिलीज जो है वो 90% एक्विटल नहीं है, डिस्चार्ज इज 90% एक्विटल। फाइनलिटी क्या, डिस्चार्ज होने के बाद केस खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, केस एंड नहीं होता कंप्लीटली, 90% तो रिलीज तो है, लेकिन केस एंड नहीं होता हो जाता। अगर जो है वो सफिशिएंट एविडेंसेस मिल जाते हैं, तो फिर सफिशिएंट एविडेंसेस के थ्रू इस केस को फिर से शुरू किया जा सकता है, लेकिन फिर चांसेस होते नहीं है कि रिलीज ज्यादा एविडेंसेस मिले, क्योंकि डिस्चार्ज का जब ऑर्डर आया है तो इसका मतलब है इट्स ऑल डन देन। हाँ सही है, दुआ मुगल, एग्जैक्टली ऐसा भी होता है कि वो बंदा कंप्लेंट, अगर वो बंदा खुद भी नहीं, मतलब उस पर सीरियस हो रहा केस पर, तो फिर भी क्लास C में उसको डिसमिस किया जा सकता है FIR को। सही है, बिल्कुल सही। मजिस्ट्रेट्स रोल, मजिस्ट्रेट का यहाँ पर रोल क्या है डिस्चार्ज में, द मजिस्ट्रेट रिफ्यूजेस टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस ड्यू टू लेक ऑफ एविडेंस। तो ये वही बातें हैं फिर से। और फिर जो हमारे पास रेमेडीज हमने देखी कि 561, 439A, 561A, ये जो रेमेडीज हैं अगर कोई ऑर्डर पास हो जाए तो उसके खिलाफ। रिलीज क्या होता है, रिलीज का मैंने कहा कि रिलीज जो है वो इसका स्कोप वाइडर स्कोप है, क्योंकि इट कैन बी डन एट एनी स्टेज, ये इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर भी हो सकता है, ये इंक्वायरी के भी स्टेज पर हो सकता है, ये ड्यूरिंग ट्रायल भी हो सकता है। लीगल ग्राउंड्स क्या है, इट हैपेंस व्हेन द एविडेंस इज इनसफिशिएंट टू कीप द अक्यूज्ड इन कस्टडी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 169 से जो हम देखा अभी। एप्लीकेबिलिटी क्या रिलीज की, कि जब भी एक बंदा रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो कस्टडी में तो जरूर होगा, तो रिलीज के लिए बहुत जरूरी है कि अक्यूज पर्सन मस्ट बी इन कस्टडी, कस्टडी में नहीं है तो रिलीज का कोई जो है ना वो स्कोप नहीं है। तो
फाइनलिटी इसकी भी नहीं है। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदा जब रिलीज हुआ है तो इट इज कम्प्लीटली रिलीज, नाउ द केस शैल नॉट प्रोसीड ऑन, ऐसा नहीं है। अगर एविडेंसेस आ जाते हैं तो फिर इसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम आते हैं केस लॉस। ये केस लॉस से हमें डिस्चार्ज और रिलीज की कुछ ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी कि हमारे ऑनरेबल जजेस ने इन चीजों पर अपने फैसले क्या दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया, हम सिर्फ इसको ही देख लेते हैं कि ये एक केस है पेशावर हाई कोर्ट का, NWFP जिस वक्त उसका नाम था, यानी 18th अमेंडमेंट से पहले। रिलीज एन अक्यूज्ड एट द वेरी इनिशियल स्टेज। ठीक है, यानी डिस्चार्ज क्या है, जिस तरह हमने देखा कि ये केस लॉ भी वही बात बता रहा है कि डिस्चार्ज का मतलब होता है रिलीजिंग एट एनी स्टेज। हालांकि आप जब 63 को पढ़ोगे ना, तो वहां पर कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि एट एनी स्टेज। ये चीजें कहाँ से क्लियर होती हैं, जब हम केस लॉज को पढ़ते हैं, जब जजेस, ऑनरेबल जजेस के वर्डिक्ट्स को, रेशो डेसिडेंट ऑबिटर डिक्टा को जब हम देखते हैं, तो हमें वहां से पता चलता है कि एक सेक्शन का मतलब प्रॉपर है क्या, इसकी कमेंट्री है क्या। तो ये कमेंट्री है डिस्चार्ज की कि डिस्चार्ज कैन बी डन एट एनी स्टेज, देयर वुड बी नो रूम फॉर सक्सेस इन ब्लाइंड हेनियस क्रिमिनल केसेस। यानी जब डिस्चार्ज हो गया तो फिर तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर आगे जो है ना वो उस बंदे को सजा दी जाए या कन्विक्शन हो, यानी कन्विक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फिर। हालांकि अगर एविडेंसेस आ जाते हैं तो केस को चलाया जा सकता है, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद 90% ये चांसेस हैं कि फिर वो केस जो है वो खत्म हो जाता है। 2010 एक और केस है पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल लाहौर हाई कोर्ट का है। इन केस ऑफ हिज इनोसेंस, that in case magistrate found accused innocent he would refuse to take cognizance of the matter। यानी इन केसेस में अगर कोर्ट फिर चाहे तो कॉग्निजेंस लेने से भी मना कर सकती है। मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट अंडर सेक्शन 63 CRPC टू डिस्चार्ज अक्यूज when he is taken into custody in any case ट्राइबल by magistrate court of session और any special court। जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशरी का जो टेस्ट किया था उसमें भी ये बात थी कि क्या मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि, हालांकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है उस केस को ट्राई करने के लिए, वो कॉम्पिटेंट तो सेशंस कोर्ट है या कोई स्पेशल कोर्ट है, तो क्या मजिस्ट्रेट उस केस में भी उसको डिस्चार्ज कर सकती है सेक्शन 63 में? तो द आंसर इज यस, वो कर सकती है। उसके लिए रेफरेंस हमारा ये केस लॉ। इसी तरह एक गाइडलाइन दिए ऑनरेबल जज आसिफ सईद खान खोसा साहब, जस्टिस साहब ने, 2001 का ये केस है। गाइडलाइन दी है, क्या गाइडलाइन है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, ये भी डिस्चार्ज के मामले में है कि देर इज देर इज अ ग्रोइंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन रिगार्डिंग द लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्जिंग एन अक्यूज इन अ क्रिमिनल केस। डिस्चार्ज डज नॉट मीन एक्विटल। डिस्चार्ज का हरगिज मतलब नहीं है कि बंदा एक्विट हो गया, लेकिन माना यह जाता है कि डिस्चार्ज जब हो जाता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो बंदा एक्विट ही होगा, कन्विक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। Discharge is often mistaken to mean that the investigation or prosecution has ended and the accused is permanently absolved, almost equating it to an acquittal। This is incorrect। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा एक्विट हो गया। मैजिस्ट्रेट्स पावर टू डिस्चार्ज, ये अभी एक ही केस लॉ है जिस पर जस्टिस साहब ने जो है वो अपनी गाइडलाइंस दी। सम बिलीव दैट ओनली अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द ऑफेंस कैन डिस्चार्ज द अक्यूज, जो कि हमने ऊपर भी देखा कि जरूरी नहीं है कि वो मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट हो, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है वो फिर भी डिस्चार्ज कर सकता है। Clarification of discharge. Discharge is simply a procedural step, not a final acquittal. It does not mean that the accused is free from all allegations permanently, but only that at the time of investigation there is insufficient evidence to proceed further। अब इन केसेस में भी आगे वही बातें, कुछ एमसीक्यूज है मेरे पास, अगर आपको कोई सवाल हो तो सवाल पूछो, वरना हम उन एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि इन्हीं चीजों से हैं। अगर क्वेश्चन हो तो भले क्वेश्चन पूछे, वरना हम जो है इनको देख लेते हैं एमसीक्यूज को। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछने वाले। एनीवन? हेलो? चलें, ये कुछ एमसीक्यू है, इनके भले आंसर दें आप। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंडर सेक्शन 169 सीआरपीसी एन अक्यूज्ड कैन बी रिलीज्ड बाय द पुलिस इफ। अब इसका आंसर क्या हो सकता है आपकी नजर में?
चैट में आंसर दें तो भले चैट में दें, ऑडियो के थ्रू दें तो भले ऑडियो के थ्रू दें। ठीक है, एग्जैक्टली ये सही है। इसका आंसर जो है वो व्हेन द एविडेंस इज इनसफिशिएंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंस आफ्टर द पुलिस रिलीज एन अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 169 सीआरपीसी? क्या होगा फिर? सी सर। ठीक है सर, ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सी है कि बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा और उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा। मजिस्ट्रेट अगर समझता है कि हाँ उसको रिलीज करना चाहिए तो फिर वो रिलीज हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, which section empowers a magistrate to release an accused if there is no complaint during proceedings? हेलो, आपने क्वेश्चन देखा? इसका आंसर है 249, सेक्शन 249। अगर 249 में पावर है एक मजिस्ट्रेट के पास कि वो रिलीज कर सकती है, लेकिन कब? जब ट्रायल शुरू हुआ है, ठीक है, ट्रायल से पहले जो इंक्वायरी वाले स्टेज है वहां पर जो है वो ये अप्लाई नहीं होता। वहां पर अप्लाई होता है 169, जहाँ पर पुलिस जो है वो रिलीज कर सकती है। अगर कोर्ट रिलीज करना चाहे तो फिर कोर्ट के पास पावर है सेक्शन 63 का कि वो डायरेक्टली इसको डिस्चार्ज कर दे। अंडर विच सेक्शन कैन अ मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज एन अक्यूज पर्सन एट द रिमांड स्टेज इफ फाउंड इनोसेंट? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सर। नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ये एक्चुअल में रिमांड के बारे में नहीं पूछ रहा है ये क्वेश्चन, इसको फिर से पढ़ें। ये रिमांड के बारे में नहीं है। हाँ, इसमें रिमांड लिखा हुआ है लेकिन ये रिमांड के बारे में नहीं है, इसको फिर से पढ़ें। चलिए मैं बताता हूँ। ये एक्चुअल में सवाल पूछ रहा है डिस्चार्ज के बारे में कि मजिस्ट्रेट के पास पावर कौन से सेक्शन के तहत है कि वो डिस्चार्ज कर सकता है। तो उसके पास पावर है कि वो डिस्चार्ज कर सकता है अंडर सेक्शन 63। लेकिन ये स्टेज बता रहा है कि भाई डिस्चार्ज जो सेक्शन 63 में करेगा मजिस्ट्रेट, वो स्टेज कौन से पर डिस्चार्ज होता है, यानी किस स्टेज पर डिस्चार्ज होता है। तो वो आगे लिखा हुआ है कि वो रिमांड स्टेज पर डिस्चार्ज, जिस तरह हमने आप ऊपर देखा था। ठीक है, तो अब क्या है कि अंडर विच सेक्शन कैन मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज करेगा 63 के तहत। एंड अक्यूज पर्सन एट द रिमांड स्टेज, 63 का जो डिस्चार्ज है वो हमेशा रिमांड स्टेज पर होता है इफ फाउंड इनोसेंट। उसके बाद सर, द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एफआईआर इज बी क्लास, इसका मतलब क्या है? सर आंसर बी है। ठीक है सर सर, बी ठीक है है, सर। बी है। जब जो है वो मैलिशियस किस्म की एफआईआर बनी हो, जब एक वेक्सेशियस किस्म की एफआईआर बनी हो, जब एक झूठे किस्म की एफआईआर बनी हो, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि उसे एफआईआर को उड़ा सकती है कि बी क्लास कहकर। A magistrate can discharge an accused in a murder case under which circumstances? इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका आंसर है सी। ठीक है, तो कॉग्निजेंस का पावर अगर है उसके पास, भले वो कॉम्पिटेंट ना हो, अगर उसके पास पावर कॉग्निजेंस का है, ठीक है, वो समझता है कि मजिस्ट्रेट के उसको इस केस को सुनना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर इस स्टेज पर ही मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो डिस्चार्ज कर सकता है। कॉम्पिटेंट भले ना हो, जरूरी नहीं है कॉम्पिटेंस। अंडर विच सेक्शन कैन एन अक्यूज पर्सन अप्लाई टू द मजिस्ट्रेट फॉर डिस्चार्ज? अक्यूज पर्सन किस सेक्शन के तहत डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर सकता है?
हेलो। सर इसमें 439C में। नहीं नहीं, इसमें भी 63 सेक्शन होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि डिस्चार्ज मजिस्ट्रेट का अपना पावर है कि वो डिस्चार्ज कर सकता है, और उसके अलावा अगर अक्यूज्ड पर्सन भी एप्लीकेशन दे फॉर द डिस्चार्ज तो फिर भी हो सकता है। यानी दो ऑप्शन है, मजिस्ट्रेट खुद उसको डिस्चार्ज कर दे या अक्यूज्ड पर्सन एप्लीकेशन दे तो फिर भी। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अंडर विच सेक्शन कैन एन अक्यूज्ड पर्सन, यानी अक्यूज्ड पर्सन कौन से सेक्शन के तहत एप्लीकेशन दे सकता है मजिस्ट्रेट को फॉर द डिस्चार्ज। तो वो दे सकता है अंडर सेक्शन 63 के तहत डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन देगा, और मजिस्ट्रेट अगर समझता है तो फिर उसको डिस्चार्ज कर देगा। Once the police submit a challan under section 173 CRPC, which of the following is true? अब फिर आप क्या समझते हो कि कौन सी बात सही है? हाँ बिल्कुल, हिस्बा जाहिद। बिल्कुल, इसका आंसर जो है वो बी है। सेक्शन 169 जो है वो फिर इन्वोक नहीं होगा, यानी जो पुलिस के पावर है रिलीज करना, अब पुलिस के पावर रिलीज करना की नहीं होगी अगर एक बार चालान सबमिट हो गया। ठीक है, अब जो क्यों क्यों पावर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसे ही चालान जमा हुआ यानी केस अब आ गया है कोर्ट के अहाते में, अब कोर्ट अगर चाहे तो उसको रिलीज करे, डिस्चार्ज करे, एक्विट करे ट्रायल चलाने के बाद। ठीक है, फिर वो मामला सारा कोर्ट का है, अब पुलिस के पास पावर नहीं है कि उस बंदे को रिलीज करे। Transit remand, suffrage remand is governed by which section? 86 है। Exactly. It is section 86, under which a transit remand is granted to the police। ये पुलिस को दी जाती है ट्रांजिट रिमांड की। ठीक है, तो आप जो है वो भले इसको लेकर जाएं टू द कोर्ट कंसर्न। In which case can a high court quash an FIR under its inherent powers? यानी inherent powers के तहत कौन सा सेक्शन है जिसमें इनहेरेंट पावर्स के तहत जो है वो क्वेश कर सकती है एफआईआर को हाई कोर्ट? हेलो। तो डिफरेंट, दिस इज सेक्शन नंबर 561A, जो कि बात करता है इनहेरेंट पावर्स के बारे में, कि 561A के तहत अगर जो है वो ऑर्डर मतलब हुआ है, एफआईआर वगैरह हुई है, तो एफआईआर को क्वेश कर सकती है 561 अगर उसको एप्लीकेशन दी जाए। तो ये थे कुछ 10 सवाल इनसे रिलेटेड। ये जो फाइल है मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप पूछें, वरना जो हम इस टॉपिक को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ, रिमांड का मतलब क्या है, किसी को पता है रिमांड, व्हाट इज रिमांड? रिमांड सर कस्टडी होती है, कस्टडी किसी भी पर्सन की जो है फिजिकल कस्टडी हो या जो किसी पर्सन को कस्टडी में लिया जाए तो उसको हम रिमांड कहते हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है, बस यही चीज़ पूछनी थी, जो बताया एटलीस्ट वो पता तो है। ठीक है सर, तो यहाँ पर जो हम अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू ऑल।